गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पर पॉलिटी कवर कर रहे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पहले हम लोगों ने आर्टिकल के बेस पर पूरी जो है चीज़ों को कवर किया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक्स बचे उनको हम लोग बाय चैप्टर वाइज जो है कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसा आपको जो है लिखा दिख रहा है, लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विस। अब ये होता क्या है? सबसे पहली बात, यानी किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसको डिकोड कर लेते हैं कि यानी इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। पूरी जो है समरी, एक तरह से पूरा माइंड मेकअप कि इसमें आप कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ेंगे और कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, लोक सेवा क्या होता है? पब्लिक सर्विस। तो वर्तमान समय में आप जितनी भी नौकरियां, सरकारी नौकरी, इवन जो भी गवर्नमेंट जॉब्स देखते हैं, चाहे फिर वो राज्य सरकार की नौकरी हो, यानी एज अ लाइक एग्जाम्पल जैसे पुलिस सेवा हो गया, वन सेवा हो गया, या सिविल सेवा, राज्य सरकार की कोई भी नौकरी हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जो है वैकेंसीज निकलती हैं, तो केंद्र सरकार की कोई नौकरी हो गई, या राज्य सरकार की, या फिर हो जाता है अखिल भारतीय सेवाएं। या फिर अखिल भारतीय सेवाओं में क्या आते हैं? आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। तो बेसिकली आपने इन तीन नामों के बारे में सुना, यानी जो है सेंट्रल के अकॉर्डिंग रह करके, यानी केंद्र सरकार की कोई भी वैकेंसी आ रही है, यानी कह सकते हैं केंद्र सेवाएं जो हैं वो लोक सेवा के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा आपने क्या सुना? आपने सुना कि जो राज्य के अधीन या राज्य की जो भी यूपी पुलिस हो गया, यूपी की जो है, यानी पर्टिकुलर स्टेट की जो वैकेंसीज निकलती हैं उनको कहा जाता है राज्य सेवाएं। इसके अलावा एक आप देखते हैं ऑल इंडिया रैंक पर निकलती हैं और वो पर्टिकुलर राज्य के लिए कार्य करती हैं, जैसे कि एक आईएएस अफसर, यानी ऑल इंडिया जो है एग्ज़ाम फाइट करके किसी भी राज्य के जो है कोई भी राज्य का कैडर जो है उसे दे दिया जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं तीन तरह की सेवाएं होती हैं, तीन तरह से आप जो है गवर्नमेंट में अपनी सेवा दे सकते हैं। तीन तरह की कौन कौन सी? एक हो जाते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं यानी बांटा जाए कि जो है सरकारी जॉब्स जो है वो तीन तरह की, एक तरह से कहा जाए कि असैन्य या सरकारी जॉब जो है, यानी रक्षा विभाग को छोड़ करके जितनी जो भी आप जो है सेवाएं दे रहे हैं, तो उनको तीन मेजर पार्ट में बांटा जाता है लोक सेवा में। या लोक सेवा में मतलब कह सकते हैं असैन्य, जो कि जो है सैन्य विभाग या रक्षा विभाग से संबंधित ना हो, लेकिन और सरकारी हो, तो असैन्य अथवा सरकारी सेवाओं को लोक सेवा कहा जाता है। और लोक सेवा में मेजरली तीन पार्ट में बांट सकते हैं: अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सेवाएं और राज्य सेवाएं। अब आपको अखिल भारतीय सेवा में क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? तो अखिल भारतीय सेवा जो कि आर्टिकल जो है अखिल भारतीय सेवा के बारे में आर्टिकल 312 कहता है। और आपने इसको पहले भी आपने डिस्कस कर लिया है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने संक्षिप्त अखिल भारतीय सेवा के बारे में देखा था। आज आपको पूरा पब्लिक सर्विस में कहाँ पर कौन सी जॉब किसके अंतर्गत आती है, कौन केंद्र सरकार की जॉब है, कौन सी राज्य सरकार की, इन सब के बारे में पता चलने वाला है। तो यहाँ पर बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। ये यानी बात की जाए भारत में अगर हाईएस्ट रैंक की जो भी जॉब हैं वो इन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आती हैं। अब अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत तीन पद आते हैं, कौन कौन से? आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, ये जो आप पद देख रहे हैं आईएएस और आईपीएस, ये जो पद हैं, यानी पुलिस विभाग का सबसे बड़ा जो पद है, आप रिटर्न परीक्षा के द्वारा पास कर सकते हैं, वो आईपीएस। और ये जो आईएएस है ये भी यानी ये एक जो है ये तीनों एक ही रैंक के हैं, यानी आईएएस बात की जाए और आईपीएस की बात की जाए या आईएफएस, तीनों एक ही रैंक के हैं अपने अपने क्षेत्र में। हाईएस्ट या सबसे बड़ा पद जो है वो इन्हीं का है। तो अगर इंडिया में अगर जो है सबसे बड़े पदों में ये तीन एक ही रैंक, इन तीनों की रैंक समान है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो बात की जाए कि हमारे यहाँ जो तीन तरह की, यानी पब्लिक सर्विस को तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे आप सेवाओं को, अखिल भारतीय, केंद्र सेवाएं और राज्य सेवाएं। ये तीन पार्ट में ही कैसे बांटा गया? तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे, अंग्रेजों के शासन के समय ही जो है तीन तरह से जॉब्स दी जाती थी, बटी हुई थी: अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र सेवाएं और राज्य सेवाएं। हम लोगों ने उसके बाद अंग्रेजों के जाने के बाद भी उसी जो है प्रोसेस को अपना लिया और अभी भी
जो भी यानी जो है सरकार में सेवाएं अपनी दे रहे हैं, इन्हीं के अंतर्गत, इन्हीं इसी प्रोसेस के दौरान ही, यानी इसी प्रोसेस के को फॉलो करके ही जो है नौकरियां या वैकेंसीज फुलफिल की जाती हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ये अखिल भारतीय सेवाओं में आप देख रहे हैं आईएएस और आईपीएस, तो ये जो दो पद हैं, इन दो पदों का नाम जो है, यानी ये तीनों क्या हैं, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस जो पद है, तो ये आईएएस पद जो है आज़ादी से पहले आईएएस पद नहीं होता था, आईएएस की जगह आईसीएस पद होता था। इसे चेंज करके आईएएस नाम रखा गया। आईपीएस पद नहीं होता था, इसकी जगह आईपी पद होता था, इंडियन पुलिस होता था। लेकिन इसको जो है आज़ादी के बाद इसका नाम जो है भारतीय पुलिस का नाम जो है, इंडियन पुलिस का नाम चेंज करके जो है आईपीएस रखा गया, इंडियन पुलिस सर्विस रखा गया। आईएफएस जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, और ये जो आईएफएस पद है ये बाद में जोड़ा गया है 1966 में। पहले जो है अखिल भारतीय में दो ही पद आईसीएस और आईपी होते थे। आईसीएस का नाम चेंज करके आईएएस रख दिया गया और आईपी का नाम चेंज करके आईपीएस रखा गया। और ये जो आईएफएस पद है ये 1966 में तीसरा जो पद है, तीसरा नवीन पद जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं में ऐड किया गया 1966 में। आपको ईयर याद रखना है, मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यानी अब बात की जाए कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये तीनों सेम ग्रेड के यानी सेम रैंक के अधिकारी होते हैं। तो आइए यहाँ पर, ये तो आपने समझा अखिल भारतीय सेवा, यानी इसको तीन भागों में आपने बांट कर देखा था, तो ये हो जाता है अखिल भारतीय सेवाएं। इसके तीन पार्ट आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, इस तरह से सारणी लाइक एज लाइक आप बना सकते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं हम लोग केंद्र सेवाएं, सेंट्रल सेवाएं। तो जो केंद्र सेवाएं होती हैं, यानी जो है केंद्र सरकार के अधीन रह करके केंद्र की सरकार की जो भी वैकेंसीज आती हैं, नौकरियां आती हैं, उनमें किस प्रोसेस के थ्रू जो है इसमें पद होते हैं, क्या ग्रेडिंग है, ग्रुप किस ग्रुप में या किस श्रेणी में आप जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। और सेम एज लाइक स्ट्रक्चर जो केंद्र सेवाओं का होगा वही आप राज्य सेवाओं में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना, और बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं आप। तो पहली बात, जैसे मैंने डिस्कस किया कि जो भी सेवाओं का जो वर्गीकरण है, यानी जो सेवाएं बांटी गई हैं, तो यानी लोक सेवा में आप पब्लिक सर्विस में तीन तरह की सेवाएं जो हैं, यानी जिसमें असैन्य हो लेकिन सरकारी, यानी असैन्य हो जाए अथवा सरकारी। तो ये जो सरकारी है, असैन्य अथवा सरकारी, इसको तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। किसको? लोक सेवा, पब्लिक सर्विस को। जैसा मैंने बता दिया कि अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सेवा और राज्य सेवा। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात की जाती है वो अखिल भारतीय सेवाओं की बात की जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अखिल भारतीय सेवाएं हो जाती हैं, वो अखिल भारतीय सेवा क्या है? अखिल भारतीय सेवा जो है इंडिया की, भारत की सबसे बड़ी उच्च पदों पर परीक्षा के माध्यम से आप जा सकते हैं। उच्च पदों पर सबसे हाईएस्ट जो है परीक्षा, या कहा जाए कि सबसे बड़ी परीक्षाएं जो होती हैं वो अखिल भारतीय सेवा की होती है। ठीक है, अब अखिल भारतीय सेवाओं में आप देखते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार में जो है ये समान होती हैं। यानी अगर ये अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, ये अखिल भारतीय सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों में समान रूप से होती हैं। और यानी अगर आप देख रहे हैं केंद्र में है तो राज्य में भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन जो सेवाओं के सदस्य हैं, जो अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य होते हैं, वे सदस्य जो होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के, क्योंकि दोनों के अधीन है या दोनों के समान ही है, राज्य में भी और केंद्र में भी। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो राज्य और केंद्र दोनों में समान रूप से हैं, इसलिए जो है इनकी जो सदस्य हो जाते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य हैं वो राज्य और केंद्र के अधीन पदों पर रहते हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो पद हैं राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो सबसे महत्वपूर्ण पदों पर ये अखिल भारतीय सेवा में सिलेक्टेड मेंबर जो हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा मेजरली, यानी तीन तरह की जो है अखिल भारतीय सेवा में तीन तरह की सेवाएं आती हैं। कौन कौन सी तीन सेवाएं? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। जैसा मैंने बताया कि जो आईएएस पद है वो भारत की आज़ादी से पहले आईसीएस पद हुआ करता था, भारतीय सिविल सेवा, जिसे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इसका नाम चेंज करके जो है आईसीएस का नाम चेंज करके आईएएस रख दिया जाता है, और आईपीएस का नाम चेंज करके जो है वो आईपी रख दिया जाता है, इंडियन पुलिस। और ये जो आईएफएस पद आप देख रहे हैं ये 1966 में ये पद जो है, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, आईएफएस पद जो है ये 1966 में जो है इसमें शामिल किया जाता है। नवीन पद जो है इन अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल किया जाता है।
अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन से पद आते हैं और ये यानी इनके नाम क्या हैं, ये आपने समझा। अब बात करते हैं इनके बारे में, कहाँ जो है इनकी भर्ती कैसे होगी, इनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, ये चीज़ें कहाँ मेंशन की गई हैं, कहाँ पर रूल और रेगुलेशन बना हुआ है। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया 1951 में, जिसे नाम दिया गया अखिल भारतीय सेवा एक्ट या सेवा अधिनियम 1951। अब ये जो एक्ट था अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951, इसमें क्या मेंशन था, इसमें ये चीज़ मेंशन थी अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में कि जो भी केंद्र है, जो भी सेंटर है, वो अगर राज्य में, क्योंकि अगर एक आईएएस अफसर को ट्रेनिंग वगैरह प्रशिक्षण दिलाने का काम जो है या भर्ती प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन आईएएस जो अधिकारी है वो नियुक्त कहाँ होता है? वो राज्यों में नियुक्त होता है। इस तरह से कह सकते हैं कि एक आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी जो है इनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिलाने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और इनको नियुक्त कहाँ किया जा रहा है? राज्यों में नियुक्त किया जा रहा है। इस तरह से ये दोनों के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। मूलतः जो है सेंटर के प्रति उत्तरदायी, और तत्कालिक जो उत्तरदायित्व हो जाता है इनका उस पर्टिकुलर राज्य के जो है दौरान हो जाता है, उस राज्य के लिए हो जाता है जहाँ पर ये नियुक्त किए जाते हैं। आई होप आप चीज़ों को बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इन सबके लिए ये जो पद थे अखिल भारतीय सेवा में, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इनके लिए एक एक्ट बनाया गया अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951। और इस एक्ट में जो है साफ साफ ये लिखा गया कि जो केंद्र है, तो केंद्र जो है वो राज्य सरकार से परामर्श लेगी कि जो है ये जो अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उनकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो क्या होनी चाहिए, कैसे अपनी सेवाएं जो है देंगे, और कौन कौन से नियम बनाने चाहिए इनकी भर्ती प्रक्रिया के लिए, कैसे पेपर कराया जाए। तो इस संबंध में जो केंद्र है वो राज्य सरकार से परामर्श ले। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? ये बात अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में लिखी हुई है। क्यों ऐसा कहा गया कि केंद्र को राज्यों से परामर्श लेना चाहिए? ये इसलिए लिखा गया क्योंकि जो है जब भी अखिल भारतीय सेवा के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, हालांकि वो केंद्र सरकार के मेंबर हैं या केंद्र सरकार द्वारा जो है परीक्षा के दौरान, यानी केंद्र सरकार मूल रूप से उत्तरदायी है या मूल रूप से नियंत्रण रख रही है, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं? वो राज्यों में काम कर रहे हैं। इसलिए जो है चूंकि राज्य, इसलिए ये कह सकता है कि जो जिस मेंबर को आप हमारे यहाँ सबसे हाईएस्ट पद पर रख रहे हैं एज राज्य में, यानी अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रहा है, डीएम बन रहा है कोई, और डीएम जो है उस पूरे जिले का प्रभारी है, तो पूरा उत्तरदायित्व रख रहा है, तो किसी राज्य में जो है सबसे बड़े पद पर एक तरह से मेंबर नियुक्त है, तो राज्य ने क्या कहा? राज्य ने कहा कि अगर इस ऐसे किसी भी पर्सन की जो नियुक्ति या भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं वो एटलीस्ट राज्यों से परामर्श लेकर करें। ये बात यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा एक्ट अधिनियम जो है 1951 में मेंशन की गई। फिर उसके बाद यानी इस प्रक्रिया के दौरान आप देखते हैं कि मतलब जो है अखिल भारतीय सेवा के जो भी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस पद होते हैं, इनके लिए ट्रेनिंग वगैरह जो है, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग जो है वो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, लेकिन इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यों में कर दी जाती है। यानी राज्य में कोई भी कैडर जो है इन्हें एज आईएएस, आईपीएस अफसर को एक कैडर दिया जाता है, और ये जो है ये उसी कैडर में कार्य करते हैं। जैसे कि गुजरात में किसी भी मेंबर को नियुक्त किया गया तो इसे गुजरात का कोई भी कैडर मिल सकता है एक आईएएस अफसर को। यानी प्रियोरिटी के बेसिस पर पहले जो है परीक्षा पास करने के बाद एक आईएएस अफसर परीक्षा पास करने के बाद वो अगर पुलिस विभाग में इंटरेस्ट लगता है तो वो आईपीएस में जा सकता है। अगर वो जो है प्रशासनिक देश सेवा में जो है बिलीव रख रहा है या विश्वास रख रहा है, तो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है पावर रखना चाहता है, तो वो आईएएस के पद पर आ सकता है। या तीसरा पद जो है वो आईएफएस हो जाता है। यानी तीनों जो हैं एक ही रैंक के हैं, जो है पद हैं एक ही ग्रेड के, एक ही रैंक के। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है जिस विभाग में जिसको इंटरेस्ट है वो उस विभाग में चला जाता है। तो पहले यहाँ पर भरवाया जाता है पेपर एग्ज़ाम के बाद, यानी जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है फाइनली पेपर निकाल करके, तो इसमें ये जो है उसमें प्रियोरिटी बेसिस पे भरवाया जाता है कि आप किस विभाग में जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है यानी बच्चा जो है वो प्रियोरिटी जो भरता है अपनी, कि जो है उसे आईपीएस में जाना है या आईएएस में जाना है, तो जो उसको यानी ये जो है अपनी जो है इच्छा यहाँ पर जो रखता है कि वो किस विभाग में जाना चाहता है। उसके बाद उसमें भी जो है रैंकिंग, यानी इसमें भी प्रियोरिटी के बेसिस पर कि वो अब जैसे उसने किसी भी जो है बच्चे ने या किसी भी पर्सन ने यहाँ पर आईएएस यानी आईएएस चुना कि उसे आईएएस जो है आईएएस के पद पर इंटरेस्ट है,
किसी ने आईपीएस चुना, ठीक है। अब आईएएस चुनने के बाद जो है इसमें भी दिया जाता है कि अगर आपके मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे हैं तो आईएएस पद के लिए आप जो है नियरेस्ट कोई भी जो है ज़िला या स्टेट में नियरेस्ट जो है तो आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा कैडर चाहिए। तो यानी यहाँ पर फिर प्रायोरिटी बेसिस पे भरवाया जाता है कि अगर उस जगह स्थान खाली होगा तो आप जा सकते हैं, कि आपको गुजरात का कैडर चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का कैडर चाहिए, तो आप उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे पहले भरते हैं। तो वही बात यहाँ की जा रही है कि जो राज्य है, तो राज्य जो है वो क्या करते हैं, यानी केंद्र सरकार जो है वो प्रशिक्षण दे रही है अखिल भारतीय सेवा के मेंबर को। फिर उसके बाद जब प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कराने के बाद इन्हें राज्यों में भेजा जाता है और राज्य क्या करते हैं, राज्य से संबंधित कैडर होते हैं जो यानी इन अफसर्स के लिए, तो यानी इन कैडर में जो है उन जो है पर्सन को नियुक्त कर दिया जाता है आईएएस आईपीएस को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये राज्य के कैडर हैं ना कि केंद्र के, तो इस तरह से कह सकते हैं ये राज्य से संबंधित हो जाते हैं, जिस भी कैडर में जाते हैं उस राज्य के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे, ना कि फिर जो है अब मूलतः यानी अब नियंत्रण जो है वो केंद्र का कम रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये केंद्र के संबंध में कोई कैडर नहीं होता है, कैडर जो है वो राज्यों के पास ही होते हैं, यानी राज्यों के संदर्भ में होते हैं। तो जब यानी हालांकि ये अब आपने देखा कि अखिल भारतीय सेवा में तीनों मेंबर जैसे आईएएस आईपीएस और आईएफएस, इन तीनों को आपने क्या किया, इन तीनों को राज्य में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन पर मूल नियंत्रण जो है वो केंद्र का है, और जब ये तत्कालिक नियंत्रण जो हो जाता है जिस भी राज्य में जिस कैडर में चले जाते हैं उस राज्य के लिए तत्कालिक उत्तरदायित्व तो इनका बन जाता है। कभी वो गुजरात का कैडर मिल जाता है, कभी आंध्र प्रदेश का कैडर, तो उस समय वो पर्टिकुलर राज्य सरकार में जो है उनके जो है तत्कालिक रीज़न ये रहता है कि उनके मूल नियंत्रण में आ जाते हैं। तो यानी और जबकि मूल नियंत्रण किसका है, वो केंद्र सरकार का है, तत्कालिक नियंत्रण है वो राज्य सरकार का है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मूल नियंत्रण केंद्र सरकार का है, तो यहाँ पर आप देखते हैं किसी भी आईएएस अफसर को जो है किसी सचिव का पद जो है दिया जा सकता है, या किसी और हाईएस्ट जो है सरकार चाहे तो किसी रैंक पर जो है यहाँ पर जो है नियुक्त कर सकती है। उस दौरान क्या होगा, उस दौरान जो है केंद्र ने क्या किया, केंद्र ने उस मेंबर को जो आईएएस अफसर था उसको एक जो है और कोई पद दे दिया। तो यहाँ पर यानी उसे हाईएस्ट कोई पद दे दिया, सचिव का पद कुछ दे दिए। जैसे आप देखते हैं लोकसभा में जो है आईएएस कैडर के अधिकारी जो है वो सचिव के पद पर होते हैं। तो यानी अगर उसको सचिव का पद दे दिया गया तब क्या होगा, तब यहाँ पर आप देखें तब वो केंद्र के नियंत्रण में होगा, क्योंकि केंद्र के जो है अधीन रह करके वो कार्य कर रहा है सचिव के पद पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में केंद्र में जो है केंद्र में जो भी नियुक्त करेंगे, जिस भी पद के लिए उन्हें नियुक्त किया जाएगा उस पर वो कार्य कर रहे होंगे। और जितने भी समय के लिए मान लिया सचिव पद जो है इन्हें 5 से 7 साल के लिए सचिव बनाया गया लोकसभा में, तो इन्होंने 7 साल की अपनी सेवा जो है वो लोकसभा में दी। उसके बाद जो है वो जब कार्यकाल खत्म हो जाता है उसके बाद फिर से वो अपने पद पर जो है कैडर में जो है वापस आ सकते हैं, अपने पद पर फिर से सर्विस करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वे केंद्र में प्रतिनियुक्ति का कार्य करेंगे और नियत कार्यकाल के बाद जो है वापस संबंधित राज्यों में चले जाते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार क्या करती है, तो केंद्र सरकार जो है एक सुस्थापित सेवाकाल प्रणाली के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर इनकी सेवाएं ले लेती है। यानी कहने का तात्पर्य केंद्र सरकार ने क्या किया, एक निश्चित समय था, एक निश्चित जो है एक निश्चित क्राइटेरिया की, मतलब 5 से 7 साल के लिए हमें सचिव पद के लिए इतनी आईएएस अफसर की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने उन्हें जो है उस पद पर नियुक्त कर दिया और उनकी सेवाओं को जो है यानी उनकी सेवाएं अपने पास ली, क्योंकि जितने साल जो है उन्होंने केंद्र की नौकरी की केंद्र सरकार की, तब वो किसी राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो केंद्र के मूल नियंत्रण में हो गए। तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवा के जो मेंबर हैं उनकी सेवाएं जो हैं वो केंद्र सरकार भी ले सकता है, मूल नियंत्रण केंद्र सरकार का है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो विभिन्न राज्यों में उनके विभाजन के बावजूद अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश में समान अधिकार, दर्जा और एक समान वेतन मान से एक ही सेवा बन जाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो विभिन्न राज्य हैं, कई सारे राज्य वो क्या है, वो बटे हुए हैं अलग अलग राज्य, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ठीक है। तो विभिन्न राज्यों में जो भी उनके विभाजन के बाद जो है अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, तो अखिल भारतीय सेवाओं में तीनों पद आ रहे हैं, आईएएस पद भी आ रहा है, आईपीएस भी आ रहा है और आईएफएस भी पद आ रहा है। तो ये जो तीनों सेवाएं हैं ये पूरे देश में समान अधिकार रखती हैं। यानी अगर पंजाब की आईएएस के पास जो राइट है, पावर है, शक्तियां हैं जो है राज्य के जो है राज्य में रहते हुए, वही पावर जो है एक आंध्र प्रदेश के आईएएस अफसर के पास भी होगा, वही पावर जो है
एक पंजाब के IAS अफसर के पास भी होगा। कह सकते हैं ये तीनों पद जो हैं समान रैंक के हैं, और इसके अलावा पूरे भारत में इनकी जो पावर्स हैं वो एकदम स्पेसिफिक हैं, और जो है इन्हें छीना नहीं जा सकता, किसी भी राज्य सरकार द्वारा इसे कम नहीं किया जा सकता। तो ये जो पावर्स हैं वो पूरे भारत में कहीं पे भी किसी भी IAS अफसर का आप एग्जाम्पल लें तो सबके पास वही सेम पावर होंगे, जो है किसी जो है एक पर्टिकुलर किसी राज्य विशेष के होंगे IAS अफसर के पास पावर। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उनका दर्जा एक समान है, पूरे देश में समान अधिकार रखते हैं, और वर्तमान में यानी वेतनमान से एक ही सेवा, यानी तीनों एक ही ग्रेड और एक ही रैंक और एक ही वेतन मिल रहा है तीनों को। तो अब हालांकि ये क्योंकि IAS अफसर जो है कुछ समय के लिए जो है वो केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे थे, यानी 5 से 7 जैसे सचिव का पद हो गया। इसके अलावा जो है चूंकि इनका मेन मोटो जो है वो राज्यों में ही जो है इन्हें राज्य जो है पर्टिकुलर राज्य का कैडर दिया जाता है। तो जिस समय ये जिस राज्य में नौकरी कर रहे होते हैं उस समय इनको वेतन जो है कहाँ से, उस राज्य की संचित से दिया जाता है, उस वो राज्य उत्तरदायी होता है। और प्रशिक्षण करा रहा था केंद्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस राज्य में है उस राज्य में ऐसे इनको वेतन और पेंशन दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक IAS अफसर जो है वो हो सकता है कभी आंध्र प्रदेश में जो है आंध्र प्रदेश के कैडर में रह रहा हो, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र जो है, हालांकि ट्रांसफ़र प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, लेकिन ट्रांसफ़र किया जाता है अगर किसी दूसरे कैडर में, तो उसे जब कैडर में दूसरे कैडर में ट्रांसफ़र किया जाता है तब वो उस राज्य के यानी जिस भी राज्य में जाता है उसी राज्य की संचित निधि से उसको वेतन और पेंशन वगैरह जो है वो राज्यों द्वारा दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो है अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं वो संयुक्त रूप से, क्योंकि आपने देखा केंद्र के मूल नियंत्रण में है और राज्य सरकार के तत्कालिक नियंत्रण में है, इस तरह से कह सकते हैं कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो ये अखिल भारतीय सेवा में जो 3 पद हैं ये संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से दोनों के नियंत्रित में हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से रेगुलेट हो रही हैं, नियंत्रित हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अंतिम नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार का है, और जो तत्कालिक नियंत्रण यानी तत्कालिक जिस समय जहाँ पर जा रहे हैं उस समय उस राज्य सरकार के जो है नियंत्रण में होकर कार्य कर रहे हैं। तो तत्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है और अंतिम नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार का होता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो अखिल भारतीय सेवा के जितने भी जो मेंबर हैं, IAS IPS जो IFS पद हैं, इन पदों के जो भी मेंबर हैं उन्हें अगर कहा जाए कि उन पर जो है कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्यवाही कौन कर सकता है, तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही जो जो जिसके ये मूल नियंत्रण में है। अब मूल नियंत्रण किसका है? केंद्र सरकार का। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अंतिम नियंत्रण यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि इन अधिकारियों के विरुद्ध अगर कोई भी कार्यवाही की जाती है तो वो केवल और केवल यानी केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है, राज्य सरकार द्वारा इन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं ये इंडिया की पूरी जो है टॉप क्लास जो है सर्विसेज IAS IPS और IFS, इन पर जो है कार्यवाही कौन कर सकता है? इन पर कार्यवाही सेंट्रल या कह दे केंद्र सरकार ही कर सकती है। राज्य सरकार जो है इन पर कार्यवाही या इन्हें अपने पद से पद अवनति नहीं कर सकती है। तो इस बेसिस पे आप देखेंगे कि संवैधानिक सभा में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनके प्रमुख समर्थक कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत जो है इम्पोर्टेंट नाम, देसी रियासतों के को एक में विलय करने का श्रेय जाता है इन्हें। तो अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख जो समर्थक थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसीलिए जो है इन्हें क्या कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो अखिल भारतीय सेवा क्या होता है? ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑल इंडिया सर्विसेज का जनक जो है वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है जनक, मसीहा। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे केंद्र सेवाएं। तो केंद्र सेवाएं जो हैं, तो चूंकि आपने देखा कि सबसे पहले अखिल भारतीय सेवाओं को यानी आपने देखा कि जो लोक सेवा थे उनको 3 भागों में आपने बांट कर पढ़ा था। 3 भाग कौन कौन से थे? अखिल भारतीय सेवाएं, और जो है दूसरा सेंट्रल सेवाएं या केंद्र सेवाएं, दूसरा केंद्र सेवाएं। तो अखिल भारतीय के बारे में, तीनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आपने समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग केंद्र सेवा के बारे में, और थर्ड फीचर बात करेंगे हम लोग राज्य सेवाओं के बारे में। तो पूरा स्ट्रक्चर आपको चलना चाहिए, जो भी आप केंद्र सेवा में देख रहे हैं जिस प्रोसेस का जो है फॉलो किया जा रहा है वही सेम प्रोसेस एक तरह से राज्यों में भी फॉलो किया जाता है किसी भी वैकेंसीज को फुलफिल करने में। इसके अलावा जो भी पद हैं, जो केंद्र सरकार के जो पद हैं, केंद्र सरकार की जो नौकरियां आती हैं, राज्यों में स्पेसिफिक रूप से भी वो नौकरियां आती हैं, वो वैकेंसीज आती हैं। तो केंद्र सेवाएं और राज्य सेवाएं, इनको हम लोग पढ़ेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं केंद्र सेवा की। तो केंद्र सेवा के जो सदस्य हो गए, सदस्य जो होते हैं वो पूरी तरह से किसके अंडर में होते हैं, किसके अधिकार में होते हैं, तो केंद्र सरकार के अधिकार में होते हैं। यानी अगर जो है सेंट्रल की कोई भी सर्विस या कोई भी जो है वैकेंसीज आती है, तो उस पर पेपर कब कराना है, उस पर जो है किस प्रक्रिया के दौरान पेपर कराना है, कितने पेपर कराने, ये सारा उत्तरदायित्व जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। अगर राज्य की किसी भी यूपी पुलिस की मान लिया वैकेंसी आई, अब यूपी पुलिस की वैकेंसी आई तो पूरा जो है इसका दारोमदार जो है या पूरी तरह से उत्तरदायित्व जो है वो यूपी गवर्नमेंट का होगा, यूपी सरकार का। तो ये राज्य के संबंध में बात हो गई और ये केंद्र के संबंध में बात हो गई। तो मेजर अंतर है कि केंद्र सेवाएं पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएंगी, उनके अंतर्गत कार्य करेंगी। और अब केंद्र सेवाओं की बात करें तो केंद्र सेवाओं को कितने भागों में बांटा गया है, या सेंट्रल जो है जॉब होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो केंद्र सेवाएं होती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज या जॉब होती हैं, तो इनको 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन से 4 भाग? ए बी ना कह करके केंद्र की जो सेवाएं हैं एक तरह से कहा जाए तो केंद्र की सेवाएं, पहले इसके मूलतः 4 भाग जो थे उनके नाम थे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, उसके बाद अधीनस्थ श्रेणी और उसके बाद ये निम्न श्रेणी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे केंद्र की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नौकरियां या जॉब्स आती थी वो स्वतंत्रता से पहले जिस फॉर्मेट में बटी हुई थी, तो स्वतंत्रता से पहले आप देख रहे हैं इन 4 फॉर्मेट में बटी हुई थी। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अधीनस्थ श्रेणी और निम्न श्रेणी। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो ये अधीनस्थ श्रेणी थी इसको तृतीय श्रेणी कहा गया और जो ये निम्न श्रेणी थी इसको चतुर्थ श्रेणी कहा गया। ठीक है, इतना चेंजमेंट आपको समझ में आया? यानी स्वतंत्रता से पहले प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अधीनस्थ और निम्न श्रेणी में बटी हुई थी, और स्वतंत्रता के बाद जो है इसे जो है अधीनस्थ को तृतीय श्रेणी और निम्न श्रेणी को जो है वो चतुर्थ श्रेणी कहा गया। फिर उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे इसमें और थोड़ा चेंजमेंट हुआ और 1974 में क्या हुआ, 1974 में जो ये प्रथम श्रेणी थी इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया ग्रुप ए। क्या कहा गया? ग्रुप ए की वैकेंसीज आ गई। और जो द्वितीय श्रेणी थी इसको ग्रुप बी कहा गया, या समूह का ख, ग और घ में विभाजित किया गया। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ठीक है, बहुत सुनते होंगे आप तो जो है तैयारी वाले बच्चे मैक्सिमम सुनते ही रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ठीक है, ये नाम कब पड़ा? समूह का ख, ग और घ। तो ये जो नाम है ये कब पड़े? तो ये जो नाम है ये 1974 में। तो स्वतंत्रता से पहले क्या थे? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अधीनस्थ श्रेणी और निम्न श्रेणी। स्वतंत्रता के बाद क्या हुए? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। फिर स्वतंत्रता के बाद 1974 में क्या हुए? तो 1974 में फिर थोड़ा चेंजमेंट हुआ। केंद्र सेवाओं को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी जो थी उनको क्रमशः एक तरह से समूह का ख, ग और घ यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में विभाजित कर दिया गया। तो ये पूरा जो है सेंट्रल की जो है जॉब्स जो आती हैं, केंद्र सरकार की जो नौकरियां आती हैं उनका स्ट्रक्चर आपने देख लिया। तो स्वतंत्रता से पहले ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अधीनस्थ और निम्न। स्वतंत्रता के बाद अधीनस्थ और निम्न को तीसरी और तृतीय और चतुर्थ, और 1974 में ये जो है ग्रुप ए, बी, सी और डी रखा गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि केंद्र सरकार में कौन कौन सी जो है जॉब्स आती हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं। तो केंद्र सरकार की कौन कौन सी नौकरियां हैं, तो कौन सी नौकरियां हैं, तो इनमें से यानी अब आपको यहाँ पर बात की जा रही है कि ग्रुप ए में कौन सी जॉब आएगी, ग्रुप बी की कौन सी जो है जॉब आती है ग्रुप बी में, और ग्रुप सी में कौन सी जॉब आती है यानी कौन सी जो है नौकरी आती है, और ग्रुप डी की नौकरियां किन्हें बोला जाता है। अभी इनके बारे में बात की जा रही है। तो जो ग्रुप ए और बी हैं ये एक तरह से जो है गस्टेड ऑफिसर हैं, एक तरह से राजपत्रित एक तरह से कह दें। तो वर्तमान समय में यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रुप ए में 60 तरह की जो है नौकरियाँ या जो है वैकेंसीज आती हैं, 60 तरह की नौकरियाँ। और जो है ग्रुप बी में जो है वो 25 केंद्रीय सेवाएं आती हैं। तो ग्रुप ए में जो 60 तरह की वैकेंसीज या 60 तरह की सेवा और ग्रुप बी में 25 जो सेवाएं आती हैं उनमें से कुछ प्रमुख हैं जो यहाँ पर गिवन हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे केंद्र में जैसे अभियांत्रिकी सेवा आती है, केंद्रीय सरकार की नौकरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्वास्थ्य सेवा हो गया, सूचना सेवा हो गया, विधिक सेवा, सचिवालय सेवा और कैग की वैकेंसीज आती हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र हो गया, सैन्य लेखा सेवा, विदेश सेवा, मौसम विज्ञान सेवा,
डाक सेवा और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी सेवा, विचार सेवा और रेल कार्मिक सेवा। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये किसकी हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं एक तरह से। और ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो है कुछ सेवाएं यहाँ पर गिवन हैं। तो ये आपने देखी कि ग्रुप ए ग्रुप बी में जैसे कैग वगैरह हो गए, ये सब जो पद हैं ये हाईएस्ट पद हैं एक तरह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ग्रुप ए में आ जाते हैं कुछ, ग्रुप बी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके नाम यहाँ पर गिवन हैं। और ग्रुप सी में क्या आते हैं? ग्रुप सी में वो नौकरियाँ जैसे कि जो है क्लर्क हो गए। क्लर्क क्या होगा? तो क्लर्क जो है वो ग्रुप सी की है। इसके अलावा जो भी लिपिकी पद कहा जाए, लिपिक पद वाले, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, लिपिकी पद हैं, लिपिक पद हैं, ये सारी नौकरियां ये ग्रुप सी यानी जो कहा जाए तृतीय श्रेणी या ग्रुप सी की जो है कर्मचारी होते हैं। और ग्रुप डी में कौन आते हैं? तो ग्रुप डी में एक तरह से श्रमिक कर्मचारी आ जाते हैं, जैसे कि चपरासी हो गया। तो ग्रुप डी में श्रमिक कर्मचारी हो गए, श्रमिक कर्मचारी, ठीक है। तो एक तरह से ये आपने समझ लिया। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या है? तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो है वो राजपत्रित एक तरह से अधिकारी आ जाते हैं, जिन्हें आप ऑफिसर बोलते हैं। राजपत्रित अधिकारी, उनके साथ जो है ऑफिसर लग जाता है, बैंक ऑफिसर हैं, और इसके अलावा जो भी पद हैं। तो यहाँ पर राजपत्रित गस्टर शब्द है, राजपत्रित शब्द लग जाता है, राजपत्रित अधिकारी शब्द, ऑफिसर रैंक लग जाती है। और ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले जो हैं तो ये गैर राजपत्रित में आते हैं, यानी यहाँ पर आपको ऑफिसर वर्ड नहीं मिलेगा लिखा। तो ग्रुप सी और यानी यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी जो है वो गैर राजपत्रित में आते हैं। तो गैर राजपत्रित में सी और डी, राजपत्रित में जो है ए और बी आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये तो आपने बहुत अच्छा डिवीजन समझा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो भी सेवाएं हैं यानी जो भी केंद्र सरकार की, आपने केंद्र सरकार में ए बी सी और डी तीनों चारों तरह की आपने सेवाएं देखी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और जो है डी ग्रेड, ग्रेड ना कह के ग्रुप की जो भी सर्विस हैं, नौकरियां हैं। तो अब बात की जाती है कि केंद्र सरकार की ये जो भी नौकरियां हैं, जो भी सेवाएं हैं, इनका जो है इनको कौन सी रैंक या कौन सा दर्जा दिया जाए, वेतन कितना होना चाहिए, भत्ते क्या होने चाहिए, और इसके अलावा क्या सेवाएं जो हैं जो है कौन कौन सी सेवाएं जो हैं वो केंद्र सरकार में आती हैं। तो इन सभी सेवाओं में जो प्रतिष्ठा और दर्जा प्राप्त जो भी वेतन भत्तों के मामले में इनमें सबसे हाईएस्ट क्या होता है? तो इनमें केंद्र सरकार में सबसे हाईएस्ट जो पद है, जैसे आपने जो है अखिल भारतीय सेवाओं में तीनों एक ही जो है रैंक में एक ही रैंक के थे, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो सेंट्रल में अगर केंद्र की बात की जाए, केंद्र सरकार की सेवा में सबसे हाईएस्ट पद क्या है? तो केंद्र सरकार की सेवा में सबसे हाईएस्ट पद जो है वो भारतीय विदेश सेवा है। ये जो पद आप देख रहे हैं भारतीय विदेश सेवा, ये एक ऐसा पद है जो अखिल भारतीय सेवा के जो मेंबर थे उनके कंपैरेटिवली उनकी रैंक के बाद, यानी कहते हैं कि आईएएस के बाद अगर सबसे यानी आईएएस के बाद सेकंड नंबर की जो नौकरी है, और सेकंड नंबर की नौकरी में पदानुक्रम में रैंकिंग में जो है वो एक तरह से भारतीय विदेश सेवा आती है। तो भारतीय विदेश सेवा जो है वो रैंक में आईएएस के बाद सेकंड नंबर पे आती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि सभी जो है सेवाओं में दर्जा, वेतन और भत्तों के मामले में जो भारतीय विदेश सेवा है वो उच्चतम केंद्रीय सेवा होती है, और यह जो है एक केंद्र की सेवा है। इसकी तुलना जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं से की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं मतलब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में क्यों की जाती है? क्योंकि ये जो है भारतीय विदेश सेवा जो है फॉरेन जो भी सेवा दी जाती है, राजदूत वगैरह आप देखते हैं कुछ, तो जो भारतीय विदेश सेवा जो है, तो भारतीय विदेश सेवा में आप देखते हैं ये जो है राजदूत वगैरह जो बनते हैं, तो इनमें से ये किससे हाईएस्ट हैं? तो ये आईपीएस से इनकी जो रैंक है या आईपीएस से इनको ज़्यादा वेतन मिलता है। भारतीय पुलिस सेवा से अधिक इनको वेतन मिलता है। लेकिन जो रैंकिंग है, पदानुक्रम है, ये रैंकिंग जो है जो है भारतीय विदेश सेवा की रैंकिंग जो है वो आईएएस के बाद आती है। तो इस तरह से आपने देखा कि भारतीय विदेश सेवा की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जैसे जैसे हम लोगों ने केंद्र की सरकार की जो है केंद्र सरकार में ए बी सी और डी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में डिवीज़न देखा आपने, सेम एज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो राज्य सेवाओं में भी होता है। राज्य सरकार की जो भी वैकेंसीज आती हैं, सेवाएं आती हैं, उनमें भी यही डिवीज़न चलता है। तो जो राज्य सरकार में होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे राज्य सरकार में भी जो भी सेवाएं हैं उनके जो सदस्य हैं वो केवल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब राज्य में कोई भी जो है यूपी की वैकेंसी निकली, यूपी पुलिस, यूपी टेट, यूपी जो है यूपी सुपर टेट,
तो यानी उस पर्टिकुलर राज्य में उस पर्टिकुलर पद के लिए जो है वैकेंसीज निकाली जाती हैं। और इस जो है पर्टिकुलर वैकेंसीज यानी यूपी पुलिस है तो यूपी पुलिस की वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट निकालेगी, पूरे उत्तरदायित्व होगा यूपी गवर्नमेंट का। पेपर और भर्ती प्रक्रिया क्या होगी ये भी पूरा बेस्ड होगा जो है यूपी गवर्नमेंट पर। तो इस तरह से राज्य सरकार की जो नौकरियां होती हैं उनमें भी 4 तरह के पद होते हैं। 4 तरह के पद जैसे आपने अभी देखा कि जो है श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। एज अ लाइक यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर आप देखने को पाएंगे। प्रथम श्रेणी जो है, प्रथम श्रेणी यहाँ पे भी आप देखने को पाएंगे राज्यों में भी। लेकिन जो यहाँ पर प्रथम श्रेणी है उसको 2 और नाम से जाना जाता है, जैसे कहते हैं ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट कहेगा या फिर कहेगा ग्रुप ए। तो यहाँ पर राज्यों में आपको ग्रुप वर्ड जो है वो राज्यों में देखने को मिलेगा ग्रुप ए, जबकि सेंटर में जो था वो समूह का, समूह खा, गा और घा कहा गया था। और राज्य वाला जो है वो सेम ही एज लाइक स्ट्रक्चर है, वो बात वही है। तो बात वही यानी कि प्रथम श्रेणी जो है उसको ग्रुप फर्स्ट भी कह सकते हैं या ग्रुप ए कह सकते हैं। फिर दूसरा वाला ग्रुप बी या द्वितीय श्रेणी, सेम एज लाइक तीनों नाम। प्रथम श्रेणी यहाँ पर ये द्वितीय श्रेणी या फिर ग्रुप बी लिख सकते हैं या ग्रुप सेकंड लिख सकते हैं। फिर तृतीय श्रेणी ग्रुप थर्ड या ग्रुप सी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी, यानी चतुर्थ श्रेणी के बाद ग्रुप डी लिख सकते हैं, ग्रुप डी लिख सकते हैं। या फिर जो है ग्रुप डी हो गया और फोर्थ श्रेणी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से राज्य सेवाओं में भी यही आपको डिवीज़न देखने को मिलेगा। राज्य सरकार की जो भी वैकेंसीज आती हैं वो पूरी तरह से जो मेंबर नियुक्त किए जाते हैं वो राज्य सरकार के अधीन जो है अंतर्गत कार्य करते हैं, अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करते हैं। और यानी ये जो है जो राज्य सेवाएं हैं वे राज्य सरकार के विभागों के विभिन्न पद जैसे कि सामान्य, प्रकारात्मक और तकनीक पर आसीन होते हैं। यानी राज्य में हर तरह की वैकेंसीज जो हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट निकाली जाती हैं अपने पर्टिकुलर राज्य के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनमें जो है अखिल भारतीय सेवाओं के जो मेंबर हैं जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस, इनके जो सदस्य हैं इनके सदस्यों से निम्न पदों पर राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में आसीन होते हैं। तो यानी राज्यों में आप देख रहे हैं किसी भी आईएएस अफसर की जो नियुक्ति है वो कहाँ की जा रही है, किसी भी राज्य के कैडर में। तो आईएएस वाला जो पद है ये सबसे हाईएस्ट है किसी भी राज्य में। लेकिन इस पद के बाद जो हाईएस्ट पद है वो पर्टिकुलर उस राज्य का, यानी यूपी में भी यूपी की वैकेंसी निकली, यूपी पीसीएस की वैकेंसी निकली या जो भी पद निकले तो उसमें से ये यूपी का हाईएस्ट पद हो जाते हैं ऐसे। या किसी भी स्टेट या किसी भी यानी जो भी सिविल सेवा के सिविल सेवाएं होती हैं उन सिविल सेवाओं में पर्टिकुलर राज्य की सिविल सेवा होगी तो पर्टिकुलर राज्य की जो सिविल सेवा का जो पद होगा वो जो है निम्न पद मतलब किससे छोटा पद होगा, तो वो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य से छोटा पद होगा, निम्न पद होगा। और हर राज्य का एक तरह से हाईएस्ट पद है राज्य का जो भी है। तो राज्य में अपने यानी राज्य में जो भी पेपर कराए जाते हैं, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनका उनमें से वो सबसे बड़ी जो है जॉब होती है। तो राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में आसीन होते हैं इस तरह के पद। आई होप आपने चीज़ों को समझ लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो राज्य में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। तो राज्य में यहाँ पर आप देखेंगे जैसे पुलिस सेवा हो गया, सिविल सेवा हो गया, वन सेवा हो गया, कृषि सेवा हो गया, चिकित्सा वगैरह हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो राज्य जो है राज्य सेवा के अंतर्गत आती हैं। तो मत्स्य सेवा, चिकित्सा सेवा, न्यायिक सेवा, जन स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, तो एजुकेशन वगैरह। तो शिक्षा सेवा जो है यहाँ पर सहकारी सेवा, पंजीकरण सेवा, बिक्री कर सेवा, जेल सेवा और अभियांत्रिकी सेवा। तो इस तरह से आपने देखा ये जो है कुछ जो है स्टेट की जो है राज्य सरकार में ये वैकेंसीज या राज्य सेवा के अंतर्गत ये पद आते हैं। अब बात की जाती है कि जैसे मैंने कहा कि इसमें जैसे जिस भी राज्य में जो भी सेवा या जिस भी राज्य में जो वैकेंसीज निकाली जाती है वो उसी के नाम पर रखी जाती है, राज्य में ये फ़र्क हो जाता है। यानी केंद्र में अगर केंद्र की जो है केंद्र में अगर आपका कोई भी पेपर कराया गया केंद्र सर्विस के तहत, तो अगर रेल विभाग की कोई भी नौकरी आई सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उसमें किसी भी जो है स्पेसिफिक स्टेट का नाम नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर जो है इस तरह की कोई सेवा जो है न्यायिक सेवा या मत्स्य सेवा जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट की आती है जब, तो उस राज्य का नाम मेंशन होता है साथ में। जैसे यूपी की बात करी तो यूपी पुलिस लिखा जाएगा, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश पुलिस लिखा जाएगा। तो उस राज्य उस सेवा के साथ जो है उस राज्य का नाम मेंशन कर दिया जाता है, यानी राज्य का नाम उस सेवा के पूर्व जोड़ दिया जाता है किसी भी राज्य सेवा जो भी राज्य सरकार की जो भी वैकेंसीज आती हैं। एज लाइक एग्जाम्पल जैसे आंध्र प्रदेश वन सेवा, आंध्र प्रदेश कृषि सेवा, चिकित्सा सेवा, एज लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि जो भी केंद्र सेवाएं होती हैं, केंद्र सेवाओं की तरह ही जो है 4 श्रेणियों में ये भी विभाजन है। 4 श्रेणियों में कैसे विभाजन है, जैसे मैंने बताया, राज्यों में भी आपको ए, बी, सी और डी, एक तरह से ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, या फिर कह सकते हैं इनके 3 नाम। प्रथम श्रेणी को ग्रुप फर्स्ट कह सकते हैं या ग्रुप ए, द्वितीय श्रेणी ग्रुप सेकंड या ग्रुप जो है बी, और तृतीय श्रेणी जो है वो ग्रुप सी या ग्रुप जो है थर्ड, या फिर चतुर्थ श्रेणी को ग्रुप 4 या ग्रुप डी रख सकते हैं। तो ये जो तीनों तरह के जो है, यानी चारों तरह के आपने पद देखे, ए, बी, सी और डी। तो ए, बी, सी और डी इसमें सेम एज लाइक स्ट्रक्चर। ए, बी जो है वो राजपत्रित हैं, सी और डी हैं। सी में लिपिकीय पद आ जाएंगे, और डी में जो है वो चपरासी या श्रमिक वर्ग जो है आ जाएंगे। इसके अलावा सी और डी जो है वो गैर राजपत्रित पद हैं, और ए और जो बी हैं वो राजपत्रित पद हैं। तो गैर राजपत्रित सी और डी, ए और बी जो हैं वो राजपत्रित पद होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो राजपत्रित पद होते हैं उनको एक जो है उनका राजपत्रित पदों का जो ऑफिसर रैंक है, गस्टेड ऑफिसर हैं, उनको एक पूरा उनका जो है खाका तैयार रहता है कि उनका स्थानांतरण कब होना है, पदोन्नति कैसे होनी है, या सेवानिवृत्ति जो है वो कैसे होने हैं। इस सभी चीज़ों को कहाँ मेंशन कर दिया जाता है, इन सभी चीज़ों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है, और सभी को पता रहता है ये चीज़। तो राजपत्र में प्रकाशित होकर के ये चीज़ें आती हैं। जो गस्टेड ऑफिसर हैं, ए और बी ग्रेड के जो भी अफसर हैं, इन लोगों के लिए। जो गैर राजपत्रित हैं, जो सी और डी वर्ग के हैं, तो जो गैर राजपत्रित हैं इन लोगों का ये जो है राजपत्र में या कहीं पर भी मेंशन होकर के ये चीज़ नहीं आती है। इसके साथ साथ कुछ अलायंस वगैरह, कुछ सुविधा वगैरह भी दी जाती हैं, जैसे कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो मेंबर होते हैं, यानी जो गस्टेड ऑफिसर वगैरह होते हैं, तो इन्हें कुछ अलायंसेस वगैरह जैसे कि जो है कुछ सुविधाएं, वेतन भत्ते वगैरह भी जो है एक्स्ट्रा जो है वो दिए जाते हैं। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी जो हैं, इन जो है राजपत्रित अधिकारियों को, यहाँ पर आप देखेंगे तो राजपत्रित अधिकारियों को कुछ विशेषाधिकार भी गिवन किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, जो कि गैर राजपत्रित को जो है नहीं जो है प्रदान किए जाते हैं। इस आधार पे आप देखेंगे कि जो अखिल भारतीय सेवा के, यानी इस चीज़ को समझ लिया, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि जो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है IAS, और भारतीय पुलिस सेवा IPS, और भारतीय वन सेवा IAS, यानी यहाँ पर जो है 3 पद, ये IAS, IPS और IFS, इन 3 जो पद होते हैं अखिल भारतीय सेवा के, इन तीनों पदों के लिए अगर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो आप एग्ज़ाम जब कंडक्ट कराया जाता है तो जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, मान लिया 1100 वैकेंसीज आई जो है इस चीज़ के लिए, IAS के लिए एग्ज़ाम के लिए, UPSC के एग्ज़ाम के लिए 1100 वैकेंसीज आई, तो इन 1100 वैकेंसीज का पहले 2/3 निकाला जाएगा, और 2/3 में 2/3 जितना भी आया 1100 का 2/3, उतनी पदों के लिए, उतनी सीट्स के लिए आप जो है एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं, यानी पेपर जो है फुलफिल करके एज अ रैंक आप 2/3 सीटों पर जाते हैं। 1/3 सीटें क्या होती हैं, यानी अगर 1/3 पर IAS, IPS या IFS का जो पद है, इन पे 1/3 सीटें जो हैं वो प्रमोशन के द्वारा भरी जाती हैं। कहने का तात्पर्य हर विभाग में ऐसी कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती हैं जिसमें लोग जो हैं, जो नीचे पदों पर कार्य कर रहे हैं, और कुछ एक समय के बाद जो प्रमोशन मिलता है, उस प्रमोशन के द्वारा उस हाईएस्ट पद पर पहुंचते हैं। तो अभी जो है, यानी अपने भारत में 1/3 सीटें जो हैं जो है IAS, IPS और IFS वाली, जो अखिल भारतीय सेवाओं के हाईएस्ट जो पद हैं, उन पर 1/3 सीटें जो हैं वो प्रमोशन के माध्यम से भरी जाती हैं, और 2/3 सीटों पर जो नए कैंडिडेट चुनकर यानी एक तरह से चुनकर नहीं, पेपर जो है पास करके, तो 2/3 कैंडिडेट जो हैं वो 2/3 सीटों पर जो है चयन होकर के जाते हैं, चयन समिति द्वारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तरह से पेपर पास करके तो 33% सीट या फिर 1/3 पद जो है वो पदोन्नत द्वारा भरे जाते हैं, जो अखिल भारतीय सेवा के जो पद हैं, यानी ये जो मेजर 3 पद हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/3 पद पदोन्नत द्वारा भरे जाते हैं, और ये जो पदोन्नति कैसे होनी है, कैसे प्रमोशन जो है, किसका प्रमोशन होगा, ये जो है पदोन्नति वाली जो चीज़ है, तो ये राज्य सेवाओं के जो पदाधिकारी हैं उनकी चयन समिति द्वारा जो भी चयन करने के लिए जो समिति बिठाई जाती है, वो जिसके नाम रिकमेंड करती है उनके अनुसार जो है उनका प्रमोशन दिया जाता है। तो इसी उद्देश्य से जो राज्य सरकार द्वारा ये गठित की जाती है। यानी अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो पदाधिकारी हैं, राज्य सेवाओं के पदाधिकारी हैं,
उनकी एक चयन समिति बनाई जाती है और वो जिसका नाम जो है रिकमेंड करते हैं। और इसीलिए जो है यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा जो गठित किया जाता है इस उद्देश्य के लिए एक चयन समिति जो है गठित की जाती है इनके प्रमोशन के लिए कौन जो है प्रमोशन के द्वारा किस रैंक पर जो है जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अथवा सदस्य होते हैं। यानी जो चयन समिति वगैरह होती है कि जिन्हें प्रमोशन के माध्यम से आप जिस भी व्यक्ति का प्रमोशन कर रहे हैं एज अ लाइक जो है यहाँ पर आईएएस पद पर जो है प्रमोशन के माध्यम से जो भी मेंबर पहुँच रहा उसको पहुँचाने वाला जो है वो चयन समिति था। और चयन समिति के जो मेंबर हैं वो किस बेसिस पे पहुँचाएंगे, तो चयन समिति के जो मेंबर हैं वो खुद पहले जो है यूपीएससी विभाग के अध्यक्ष होते हैं और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में होते हैं और ये जो है इन्हें जो है प्रमोट करते हैं यानी प्रमोशन देते हैं। फिर नेक्स्ट बात की जाती है, यहाँ तो हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ पूरी बात कर ली कि जो लोक सेवाएं थी उनको 3 भागों में बांट करके आपने देख लिया, अखिल भारतीय सेवा और केंद्र सेवा, इसके अलावा राज्य सेवा में। इन तीनों भागों में आपने जो है कौन सी सर्विस आती हैं, किस ग्रेड में है या कितने पार्ट में बटी हुई है, इन चीज़ों को आपने समझ लिया। फिर उसके बाद बात की जाती है एज अ आर्टिकल, इन्हें कहाँ पर स्थान दिया गया है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाग 14 है, भाग 14 जो है वो 308 से 314, भाग 14 में बेसिकली आते हैं 308 से 300 जो है 23 आर्टिकल तक की। 308 से 323 आर्टिकल जो है वो भाग 14 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए जब। लेकिन जो है यहाँ पर जो है भाग 14 में जो है 308 से 323 जो है इसमें संघ और राज्य के अधीन जितनी सेवाएं होती हैं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, तो राज्य और संघ दोनों के अधीन जितनी सेवाएं होती हैं वो भाग 14 में बताया गया है। फिर भाग 14 में जो है संघ के अधीन, एक तरह से कहते हैं संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वो 308 से 314 में बता दी गई हैं। और इसके अलावा जो है 314 से 323 तक में क्या है, तो लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। तो अभी हम लोग सिर्फ पब्लिक सर्विस यानी लोक सेवाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल यानी जो है भाग 14 308 से 314 मेंशन है, संघ और राज्य की केंद्रीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भर्ती और सेवा शर्तें। तो भर्ती और सेवा शर्तें का तात्पर्य कि इन जो मेंबर हैं, जो अखिल भारतीय सेवा के मेंबर हो गए, इनकी जो है इनका वेतन भत्ते क्या होंगे, इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, इनका पेपर कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, ये बात यानी इनकी भर्ती कैसे की जाएगी, ये चीज़ कहाँ पर मेंशन की गई है, ये आर्टिकल 309 में बताई गई है। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि जो है जो भी पद आप देख पा रहे हैं, इन सभी पदों के लिए इनकी जो है सेवा शर्तें या पदोन्नति या पद जो है पदोन्नति हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, चयन हो गया, नियुक्ति हो गई, ये कैसे किया जाएगा, ये आर्टिकल 309 बताता है। तो 309 में क्या चीज़ है, तो 309 कहता है संसद और राज्य विधायिका को क्रमशः केंद्र और राज्य सरकार के अधीन लोक सेवाओं के अंतर्गत किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति की जो भी भर्ती हैं, सेवा शर्तें हैं, उन सभी के लिए शक्तियाँ प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, कहने का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति की जो भर्ती है या जो है वो कैसे कार्य करेगा, कैसे इनका चयन किया जाए, इस संबंध में किसको जो है राइट दिया गया है, तो इस संबंध में राइट जो है वो संसद और राज्य विधायिका को दिया गया है, राज्य विधायिका। अब राज्य विधायिका में क्या क्या आता है, तो राज्य विधायिका में राज्य जो है विधानसभा और विधान परिषद आ जाती है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा आ जाती है। ठीक है, अब संसद में यानी पूरी तरह से उत्तरदायित्व या एक तरह से कह दें कौन रूल और नियम बना रहा है, तो संसद बना रही है और इसके अलावा राज्य विधायिका जो है वो रूल और नियम बना सकती है कि किसी भी वैकेंसीज को कैसे फुलफिल करना है, किस पद पर नियुक्ति करनी है, व्यक्तियों की भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, कैसे कितने समय तक की जो है अपनी सेवा दे सकते हैं, इन सब के विषय में कानून नियम कौन बनाता है, संसद और राज्य विधायिका बनाती है। ये बात कहाँ लिखी गई है, ये बात आर्टिकल 309 में लिखी गई। आई थिंक आप इजीली इस चीज़ को समझ गए हैं कि संसद और राज्य विधायिका। अब आगे धीरे धीरे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि संसद और राज्य विधायिका कानून बना रही है, नियम बना रही है, शक्तियाँ प्रदान कर रही है, उसको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं इस चीज़ के लिए कि वो नियम कानून बना सकती है। हालांकि जब तक संसद और राज्य विधायिका किसी भी चीज़ के लिए नियम या कानून बनाएगी कि यहाँ पर जो है इनकी सेवा शर्तें ये होनी चाहिए या इनका चयन प्रक्रिया के तहत 2 पेपर या 3 पेपर कराए जाने चाहिए, ये बात संसद और राज्य विधायिका बना रही है नियम। जब तक ये नियम नहीं बनाती है,
मतलब जब तक इस पर नियम नहीं बना रहा है या कानून नहीं बन रहा है, या तो जब तक नियम या कानून बनने तक की कौन बना सकता है या कौन जो है नियमों में फेरबदल कर सकता है, तो राष्ट्रपति। संसद के संबंध में यानी जो सेंट्रल वाली जो चीज़ें हैं जिन पर आधिपत्य है, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं वगैरह हो गई, तो इस संबंध में कौन जो है नियम कानून थोड़ा कुछ बना सकता है, वो राष्ट्रपति। और राज्य सरकार की जो भी सेवाएं हैं इस संबंध में कानून नियम जब तक राज्य विधायिका नहीं बना रही है तब तक जो है वो राज्यपाल क्या कर सकती है, इन मामलों में नियम बना सकती है। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए। तो यहाँ पर बात करते हैं इन कानूनों की बनने तक राष्ट्रपति और राज्यपाल इन मामलों के विनियमन के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात की जाती है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि 309 आर्टिकल क्या करता है, यानी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ मेंशन की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है किसी भी व्यक्ति की जो चयन है, पदोन्नति है या स्थानांतरण है, ट्रांसफर वगैरह, इस चीज़ के लिए संसद और राज्य विधायिका के पास जो है नियम बनाने की पावर है कि किस जो है प्रक्रिया के दौरान इनका स्थानांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोक सेवा में आपने देखा कि लोक सेवा में बहुत तरह की सेवा शर्तें शामिल थी। सेवा शर्तें मतलब कहने का तात्पर्य कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो है अखिल भारतीय सेवा के तहत अपनी सेवा दे रहा है इंडिया में, तो यहाँ पर इनको कई सारी सेवा शर्तें जो हैं शामिल होती हैं, जैसे कि इनको वेतन दिया जाता है, भत्ते दिए जाते हैं कई तरह के, और इसके अलावा अवकाश दिया जाता है, पदोन्नति दी जाती है, प्रमोशन वगैरह, कार्यकाल हो गया, सेवा समाप्ति के बाद पेंशन वगैरह, स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति हो गया, और इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्यवाही, छुट्टियां, कितने घंटे काम होना चाहिए, सेवानिवृत्ति कैसे होनी चाहिए, और सेवानिवृत्ति के लाभ जैसे कि भविष्य निधि हो गया, ग्रेच्युटी हो गई। तो इस संदर्भ में जो नियम और कानून जो है लोक सेवा की सेवा शर्तों में शामिल हो जाता है। यानी लोक सेवा की सेवा शर्तों में क्या चीज़ें शामिल हैं, तो सेवा शर्तों में ये कुछ शर्तें रखी गई हैं कि उनको वेतन दिया जाएगा, उनको पैसे, उनको पदोन्नति दी जाएगी, कार्यकाल फिक्स होगा, स्थानांतरण जो है कहाँ पर किया जाएगा, किस बेसिस पर, होम टाउन मिल सकता है कि नहीं। तो इस तरह से कुछ सेवा शर्तें डिसाइड होती हैं। अब इन उपबंध में ये जितनी भी बातें आपने देखी कि जो है अवकाश, पदोन्नति, कार्यकाल, छुट्टियां, इन सब के बारे में कानून या कहते हैं नियम जो कौन बनाएगा, वो संसद और राज्य विधायिका बनाएगी। ठीक है, अब संसद और राज्य विधायिका जो है इनमें यानी इसके बारे में नियम कानून भी बना रही है। इसके अलावा ये भी नियम बनाती है कि जो भी व्यक्ति मेंबर नियुक्त हैं लोक सेवा के, वो अपनी जो है पद में सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें, अनुशासनात्मक रूप से कार्य करें, गोपनीयता अपने पद की बनाए रखते हुए निष्पक्षता के साथ कार्य करें। इस संदर्भ में भी वो युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। यानी अगर जो है इस संबंध में संसद और जो राज्य विधायिका है, जो व्यक्ति है पर्टिकुलर जो मेंबर है, वो उसको अगर हम इतने अलाउंसेस दे रहे हैं, जो है सेवा वृत्ति दी जा रही है, पेंशन वगैरह, भविष्य निधि दी जा रही है, तो अगर हम उसको इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं किसी भी पर्सन को, तो उससे ये आशा की जाती है कि वो अपने पद को सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो यहाँ पर वो युक्त प्रतिबंध भी लगा सकती है संसद और राज्य विधायिका। अगर ऐसा कोई कार्य नहीं होता है या गोपनीयता से या निष्पक्षता से कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये चीज़ें कहाँ पर मेंशन की गई थी, तो ये चीज़ें जो हैं वो ये जो ऐसी प्रतिबंध जो हैं वो कहाँ पर मेंशन किए गए, तो ये प्रतिबंध जो है वो केंद्रीय सेवा आचरण नियम और रेलवे सेवा आचरण नियम में जो आचार संहिता लिखी गई है उसमें ये इन चीज़ों को जो है वो मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कार्यकाल। अब यानी आपने देखा कि कहीं आपसे अगर पूछा जाए एक IAS अफसर जो है वो कितने पद तक की, कितनी उम्र तक की जो है, कितनी एज तक की अपने पद पर बना रहता है, तो आप इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है जिस तरह से प्रधानमंत्री की आयु जो है वो फिक्स नहीं है कि कितनी एज तक की वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति की आयु जो है वो फिक्स नहीं है कि वो अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं। इसी तरह से जो है ये जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं जो अखिल भारतीय सेवाओं के जो मेंबर होते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं में जो मेंबर हैं, जैसे कि IAS पद हो गया, IPS हो गया, IFS पद हो गया, तो ये जो मेंबर हैं इनको शपथ जो है कौन दिलाता है, तो इनको शपथ जो है वो जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मेंबर हैं तो इनको भी ये राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और जो भी व्यक्ति जिसको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं वो राष्ट्रपति के जब प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, तो उनकी आयु सीमा का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक उन्हें अपने पद पर बनाए रख सकता है।
तो ये चीज़ कहाँ पर बताई गई है, ये जो है कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 310 में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्यकाल, तो कार्यकाल जो है, तो कार्यकाल आर्टिकल 310 में जो भी चीज़ें हैं कि यानी अगर इन सब चीज़ों में जो भी सेंट्रल सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य हैं अथवा जो सैन्य नागरिक पदों पर जो भी आसीन व्यक्ति हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह रहे हैं। यानी अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और इसके अलावा जो राज्य की लोक सेवाएं हैं, तो राज्य की लोक सेवाओं से संबंधित जो भी मेंबर हैं, जो भी सिविल सेवक पद हैं, वो जो पद है वो राज्यपाल के अधीन या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह रहे हैं। यानी राज्य में सबसे बड़ा जो पद होता है वो सिविल पद होता है, सिविल सेवा का पद। अब राज्य की जो सिविल की नौकरियां आती हैं, उन पर जो व्यक्ति नियुक्त किए जा रहे हैं उनको शपथ दिलाने का, एक तरह से अपने कर्तव्यों का निष्पक्षता से निर्वहन करने के लिए शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल एक तरह से यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रहते हैं, राज्य की जो भी सिविल सेवा के पद पर होते हैं। तो आई होप आपने इन चीज़ों को समझ लिया कि एक आईएएस कैडर का जो भी अधिकारी है, तो आईएएस जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह रहा है, और जो भी राज्य की सिविल सेवा के जो पद हैं वो जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद कब कि यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि इन्हें अब कोई हटा नहीं सकता है, हालांकि इन्हें अपने पद से पद रिक्त होना पड़ सकता है एज आईएएस को भी और एक जो है राज्य के सिविल सेवक को भी। तो इन्हें अपने पद से कब जो है पदमुक्त होना पड़ सकता है, तो इसमें यानी कुछ ऐसे पद होते हैं जैसे कि जो है एक आईएएस पद को अपना पद तब भी छोड़ना पड़ सकता है जब इस आईएएस को एक सचिव का पद दे दिया जाए। तो सचिव के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ये तब तक अपने पद को रिक्त करेगा, यानी अपने पद को छोड़ देगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये कब तक अपने पद को यानी कब अपने पद को रिक्त कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ अपवादों में ये चीज़ लिखी गई है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं, अगर कोई विशिष्ट योग्यता रख रहा है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो जब अगर कोई विशिष्ट योग्यता रख रहा है किसी व्यक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए, उसे 2 स्थितियों में कंपनसेशन दिया जा सकता है, क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। क्षतिपूर्ति कहने का मतलब ये है कि अगर एक आईएएस अफसर को अपने जो है पद से हटा करके, अब उसका पद एक तरह से देश का सर्वोच्च पद है, एक तरह से जो रैंकिंग में यानी परीक्षा के माध्यम से जहाँ पर वो पहुँच सकता है, तो एक तरह से वो सर्वोच्च पद पर जो है आसीन है, और अगर इसे किसी भी समय यानी आईएएस पद से हटाया जाता है तो इसी के बराबर या समान रैंक वाले पद पर, यानी एक तरह से कहते हैं आईएएस को अगर सचिव बना दिया तो भी उसकी जो है सेम रेपुटेशन और सेम रैंक बरकरार है एक तरह से। तो यानी इसको हम लोग कहते हैं कंपनसेशन, यानी बराबरी में अगर उतनी ही चीज़ दे दी जाए आपको तो उसको कहते हैं कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से है कि किसी भी व्यक्ति को अगर विशिष्ट योग्यता के चलते जो है अपने पद पर रहते हुए या जो है जब तक उसका पद समाप्त न हो उस समय से पहले अगर या फिर उसको किसी भी कारण से अपना पद छोड़ना पड़ता है, और पद तब छोड़ रहा है जब वो पद उसके कदाचार से संबंधित नहीं है, यानी उसने कोई गलत काम नहीं किया है, वो किसी भी यानी उसने कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं किया है, और तब भी उसका पद जो है वो रिक्त करना पड़ रहा है। तो वो कौन सा ऐसा कारण हो सकता है जब उसे पद रिक्त करना पड़े और कदाचार से संबंधित कारण भी ना हो। तो ऐसा अनुबंध जो है सिर्फ ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकता है, यानी वो एक ऐसा मेंबर हो सकता है जिसने जो है वो सरकारी सेवा में नया प्रवेश ले लिया हो। कहने का तात्पर्य उसने आईएएस की जगह मान लिया कोई सचिव पद मिल गया हो, तब ये पद रिक्त है, और इसने ये पद तब रिक्त किया है जब ये कदाचार में भी शामिल नहीं है, लेकिन ये अपना पद छोड़ रहा है, यहाँ पर रिक्त हो रहा है क्योंकि उसे नया प्रवेश दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और वह सैन्य सेवा, केंद्रीय सेवा या अखिल भारतीय सेवा अथवा किसी राज्य की लोक सेवा का सदस्य ना हो, यानी उससे नीचे तो रैंक में आप ला नहीं सकते उसको, उससे बराबर कंपनसेशन का मतलब ये होता है उसके बराबर रेपुटेशन, उसके बराबर रैंक वाले आप किसी दूसरे पद पर आप उसको बिठा रहे हैं, या उससे हाईएस्ट थोड़ा पद हो सकता है। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को देखा कि ये 2 अपवाद हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो यानी कार्यकाल के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह रहे हैं, ये किस आर्टिकल में बात कही गई है, तो ये आर्टिकल 310 में बात कही गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तथ्य। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोक सेवकों के लिए संरक्षण उपाय, यानी लोक सेवक जो हैं पब्लिक सर्विस में, अब पब्लिक सर्विस में सारे आ रहे हैं, जैसे कि
केंद्र सेवाएं जो भी हो गई, राज्य सेवाएं जो भी हो गई और अखिल भारतीय सेवाएं जो भी हो गई। तो ये जो तीनों हैं, इनको संरक्षित करने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं सेव गार्ड करने के लिए। तो इनको सेव गार्ड करने के लिए, जो संरक्षा करने के लिए जो उपाय हैं, वो आर्टिकल 311 में मेंशन किए गए हैं। 311 में जो है, क्योंकि इनमें शब्द जोड़ दिया गया था प्रसाद पर्यंत, कि अखिल भारतीय सेवा का जो मेंबर है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह रहा है, और जो राज्यपाल या फिर राज्य की जो सिविल सेवाएं हैं, वो पद जो है वो राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह रहे हैं। तो ये प्रसाद पर्यंत शब्द को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर की है, जो प्रसाद पर्यंत जो सिद्धांत है, इस पद पर 2 प्रतिबंध जो है वो जो है लोक सेवक के लिए संरक्षण सेव गार्ड करने में 2 प्रतिबंध लगाता है। ये यानी यहाँ पर 2 संरक्षण कैसे प्रदान करता है, ये आर्टिकल 311 जो है वो कैसे सेव गार्ड करने का कार्य कर रहा है, कि जो है राष्ट्रपति जो है वो कभी भी, यानी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का मन आया और राष्ट्रपति ने उस अखिल भारतीय सेवक पद को अपने पद से हटा दिया, ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा राज्य की जो भी सिविल सेवा के जो पद हैं, वो राज्यपाल कभी भी उन्हें अपने पद से नहीं हटा सकता। इसके लिए कुछ जो है वो प्रिजर्व करने के लिए कुछ संरक्षण उपाय दिए गए हैं, और ये संरक्षण उपाय किसमें दिए गए हैं, आर्टिकल 311 में दिए गए हैं। तो 311 में क्या बात कही गई है, 311 में ये स्पष्ट बात कही गई है कि पहली बात ये कि कोई भी जो लोक सेवक है, उस लोक सेवक को उसका जो है अधीनस्थ अधिकारी है, उसके द्वारा हटाया या बर्खास्त नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ये तो जाहिर सी बात होती है कि अगर ग्रुप ए का कोई मेंबर है, उस ग्रुप ए के मेंबर को ग्रुप बी का कोई मेंबर, यानी ग्रुप बी का कोई सदस्य जो है वो ना ही हटा सकता है, ना ही बर्खास्त कर सकता है। तो यानी जो है उससे अधीनस्थ जो अधिकारी है वो उसे बर्खास्त या हटा नहीं सकता है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है, दूसरी चीज़ जो है सुरक्षा ये दी गई है कि किसी भी लोक सेवक को जब आप हटा रहे हैं तो उसके लिए आप पहले जांच कमेटी बिठाएंगे, और जांच के उपरांत ही आप जांच करने के बाद ही किसी लोक सेवक में तीनों को आप मेंशन करके ध्यान करके चल सकते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का, अब केंद्र सरकार में आपने ABCD देखा, अब C ग्रेड वाले मेंबर को D ग्रेड वाला मेंबर नहीं हटा सकता, तो आप समझ सकते हैं। तो यानी केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार और अखिल भारतीय सेवा। तो किसी भी लोक सेवक को केवल जांच के उपरांत ही, यानी केवल जांच के बाद ही आप बर्खास्त कर सकते हैं। बर्खास्त मतलब सस्पेंड, और वह सस्पेंड जो है वो 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने के लिए भी बर्खास्त या सस्पेंड किया जा सकता है। हटाना मतलब पद से हटाना, तो बर्खास्त अथवा हटाया अथवा पदावनति। पदावनत जो है वो पदोन्नति का जस्ट अपोजिट है। पदोन्नति का जस्ट अपोजिट पदोन्नति होता है कि रैंक में प्रमोशन देना, और हाईएस्ट पद के लिए पदोन्नत यानी उसकी रैंक से नीचे गिरा देना। तो पदावनत किया जा सकता है किसी भी लोक सेवक को, लेकिन जांच करने के बाद ही, अगर उस पर आरोप लगते हैं और वो आरोप जो है वो सही होते हैं, और आरोप जब लगते हैं तो आरोप की सुनवाई के लिए उस व्यक्ति को जिस पर ये आरोप लगा है कि आपने अपने कर्तव्य का सही पूर्वक निर्वहन नहीं किया है, इस चीज़ के लिए उसको अवसर भी दिया जाएगा कि वो अपनी बात को साफ साफ रखे। और अगर वो अपने आप को सेफ गार्ड करता है और अपनी बात रखता है तो उसे इस चीज़ का पूरा अवसर दिया जाएगा कि वो अपनी जो है लायबिलिटी जो है वो प्रूफ करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उपरोक्त उपाय केवल केंद्र की जो है केंद्र की, यहाँ पर ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्या लिखी है कि जो भी ये उपाय किए जा रहे हैं ये केंद्र की, ये यहाँ पर काट सकते हैं, केंद्र सेवा, अखिल भारतीय सेवा, राज्य की सिविल सेवा और केंद्र और राज्य के अधीन सिविल सेवा पर आसीन व्यक्तियों को ही उपलब्ध होंगे। कहने का तात्पर्य है जिस भी व्यक्ति पर आरोप लगता है उस व्यक्ति को, मान लिया एक पुलिस जो है अफसर है, या पुलिस जो है कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर है, कांस्टेबल पुलिस है, अब उस पर ये आरोप लगा कि इसने जो है वर्तमान करंट की कंडीशन से जोड़ते हुए कि इसने किसी भी मेंबर या किसी भी जो है गुंडा जो है, या कह दें जो है एक ऐसा व्यक्ति जो जिस पर कुछ आरोप लगे हैं उसकी मदद की है, तो उसकी मदद की है, ये चीज़ आरोप लगता है किसी पुलिस पर, तो पुलिस को अपने प्रूफ देने में कि वो निष्पक्ष है और वो गलत नहीं है, तो उसको अपने एविडेंस या अपना जो है अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये जो भी उपाय हैं या सुरक्षा सेफगार्ड की जो बात की गई है वो जो है सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवा, राज्य की जो भी सिविल सेवा है, इसके अलावा केंद्र और राज्य के अधीन जो सिविल सेवा पर जो भी व्यक्ति हैं, पद पर आसीन व्यक्ति हैं, उन लोगों को ही उपलब्ध होते हैं, यानी जो A ग्रेड और B ग्रेड वाले अफसर हैं। ये सैन्य सेवा के लिए लागू नहीं होते हैं, यानी आप जानते हैं जो भी रक्षा विभाग या सैन्य विभाग है इसके लिए अलग कानून नियम चलते हैं, और अलग कानून नियम यानी सैन्य विभाग में अगर आपका एक अफसर जो है
वो अफसर अगर जो है सैन्य विभाग में कोई अफसर जो है अगर खुफिया जानकारी जो है किसी दूसरे विदेश को या किसी दूसरे देश को दे रहा है, तो इससे छोटे रैंक का जो भी अधिकारी या जो भी छोटे रैंक का जो भी मेंबर है, अगर वो इस चीज़ को देखता है और इस चीज़ के लिए वो इस अफसर को जो है गोली मार सकता है, और उसके लिए इस जो है कम रैंक वाला जो भी मेंबर था उसको कुछ भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेना के जो रूल और रेगुलेशन नियम हैं वो बिल्कुल अलग चलते हैं। तो इस तरह से इस पर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी सुनवाई और कार्यवाही नहीं करता है। तो सैन्य विभाग को आप अलग रखें बिल्कुल। तो यहाँ पर ये सैन्य सेवाओं और सैन्य पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होता है। तो इस तरह से आपने देखा उनको पूरा अवसर दिया जा रहा है, जो भी ए ग्रेड बी ग्रेड के अफसर हैं उनको। तो यहाँ पर दूसरी बात ये कही गई है कि ये जो दूसरा जो उपाय है कि जांच संबंधी, ये 3 परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। कहने का तात्पर्य, अपनी बात रखने के लिए आरोप जब उस पर किसी भी मेंबर पर लग रहा है तो उसकी सुनवाई करने के लिए, आरोपों की सुनवाई करने के लिए उसे पर्याप्त अवसर दिया जाता है। और यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जब जांच होना है कि किसी भी व्यक्ति पर जो आरोप लगे कि इस मेंबर ने या कदाचार अपनाया या जो है अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं किया, तो अगर ऐसा आरोप लगता है तो जब जांच की जाएगी इस आरोपों की कि ये जो आरोप इस पर्टिकुलर मेंबर पर लगे हैं वो सही है या नहीं, अगर जब जांच की जाती है तो इसमें 3 परिस्थितियों पर जो है लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता क्या चीज़ 3 परिस्थितियों में लागू नहीं होता कि अगर किसी भी लोक सेवक को उसके आचरण के आधार पर दोषी ठहरा दिया जाता है, यानी कि उसने दुराचरण किया है या जो है अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन नहीं किया है, तो उसके पद से बर्खास्त हटाया या पदोन्नत किया जा सकता है, किया गया हो। तब ये जो जांच संबंधी जो भी 3 उपाय हैं कि जो है एक्सेप्शन है ये, कि मतलब इसमें कह सकते हैं कि आर्टिकल 311 जो है, आर्टिकल 311 जो सेफगार्ड की बात करता है, बचाने की बात करता है कि आपको पूरा अवसर दिया जाएगा, आप पर जो भी आरोप लगे हैं सूचना दी जाएगी, आपको आरोपी की सुनवाई के लिए आपको अवसर दिया जाएगा, ये आर्टिकल 311 कहता है। तो आर्टिकल 311 यहाँ पर वो बचा नहीं पाएगा, सेफगार्ड नहीं कर पाएगा। किन परिस्थितियों में, अगर आपको आपके आचरण के आधार पर आपको दोषी ठहराया गया है या आपको बर्खास्त किया गया है या पदोन्नत किया गया है आपके आचरण के आधार पर, या फिर जो है आपको बर्खास्त करने या हटाने या पदोन्नत करने की शक्ति जो है वो उससे पूरी तरह से संतुष्ट हो जो पदाधिकारी है जो आपको हटा रहा है या पदोन्नत कर रहा है, तब भी जो है इस संबंध में जांच नहीं की जाएगी उस जो है ऑफिसर के खिलाफ कि आपको जो है उसे कम रैंक में क्यों डाल दिया। तो यानी उस ऑफिसर के खिलाफ तब भी ये जांच व्यवहारिक नहीं होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अलावा जब है अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि जो है राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से ये उचित नहीं है कि इस संबंध में जांच हो और आपको पदोन्नत कर दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया, उस संबंध में भी जो है वो जांच वगैरह नहीं होगी जब राज्यपाल और राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए। तो इन 3 कंडीशन में जांच संबंधी जो परिस्थितियां हैं वो लागू नहीं होती हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए कि कब कब जांच जो है वो जांच नहीं कराई जाएगी, यानी अगर आप आचरण के आधार पर दोषी ठहरा दिए गए हों या फिर आपको जो है जो भी पदाधिकारी या ऑफिसर आपको बर्खास्त कर रहा हो वो पूरी तरह से संतुष्ट हो कि ये कार्य इसी ने किया है और इसलिए आपको बर्खास्त किया गया हो। इसके अलावा जब कभी राष्ट्रपति और राज्यपाल संतुष्ट हों तब भी जांच नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मूलतः जो है मूल रूप से किसी भी नौकरशाह को सुनवाई के लिए 2 मौके जो हैं वो दिए जाने चाहिए। कब 2 मौके दिए जाने चाहिए? पहला, जांच के समय, यानी अगर किसी भी व्यक्ति पर जो है जांच कमेटी बिठाई जाती है या जांच की जाती है कि जो है फला मेंबर जो है इस आरोप का दोषी पाया जाता है या इस पर ये आरोप लगे हैं, दोष लगे हैं, तो जब भी जांच की जाएगी तो उसके समय उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात रखें। इसके अलावा जब उसे दंड दिया जा रहा होगा, दंड देने का मतलब जब उसको जो है कम रैंक में लाया जा रहा होगा या बर्खास्त किया जा रहा होगा या सस्पेंड किया जा रहा होगा या फिर पद से हटाया जा रहा होगा, तो ये दंड के अंतर्गत आ गया। तो जब दंड दिया जा रहा होगा तब भी उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए और जब जांच की जा रही हो तब भी उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। ये बात तो ठीक थी, लेकिन इसे जो है दंड के समय जब यानी एक बार जब जांच में आरोप सही साबित हो गया तो अब जब दंड मिल रहा तो उस समय कोई मेजर आवश्यकता नहीं है कि अब आपको फिर से अपना पॉइंट रखने का अवसर दिया जाए। हालांकि जांच के समय आपने अपने पॉइंट एविडेंस रखे, आप नहीं प्रूफ कर पाए अपनी जो है निष्पक्षता, तो अब आप दंड के समय जो है ये इतना जरूरी नहीं कि दंड के समय भी अब आपको जो है अपने पक्ष रखने की बात रखने की जो है परमिशन दी जाए, अवसर दिया जाए। तो इसी चीज़ को देखते हुए 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ मायावती गवर्नमेंट के टाइम, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो ये दूसरा मौका था
कि दंड के समय, तो दंड के समय ये जो था कि आप अपनी बात रखें, या बहुत से नेताओं को जेल वगैरह में भी डाला जा रहा था। तो यहाँ पर इस समय ये चीज़ को जो है एक तरह से तानाशाही की कह सकते हैं, थोड़ी बहुत थी, तो तानाशाही की मतलब सरकार। तो यहाँ पर आप देखते हैं उस समय, क्योंकि पर्टिकुलर, हालांकि इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे भी काम किए हैं, आप उन चीज़ों को नकार नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ समय के लिए जब इमरजेंसी लगती है तो उस दौरान कुछ गलत काम भी हुए। तो एक तरह से तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा दूसरे मौके के बाद जो है ये जांच के आधार को जो है नौकरशाह को दंड के खिलाफ सुनवाई को समाप्त कर दिया गया। यानी कह सकते हैं ये जो दूसरा मौका दिया जाता था कि दंड के समय आप अपनी बात रख सकते हैं, तब इस दूसरे मौके को जो है वो 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अब क्या कर सकते हैं, अब आपके पास एक मौका है, जब आप पर कोई भी आरोप लगता है तो आप पर जब जांच कमेटी बिठाई जाती है, जांच की जाती है, तभी आप जो है अपने एविडेंस, अपने जो है साक्ष्य रख सकते हैं निष्पक्षता साबित करने के लिए। तो जांच के दौरान अगर साक्ष्य जो है आपके आधार पर या आपकी गलती अगर साबित हो गई है, आप अपने आप को निष्पक्ष नहीं साबित कर पाए हैं, तो दंडित करने के समय जब आपको, यानी जब दंडित किया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है, पदावनति की जा रही है, तब आपको सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा। आई होप आपने बिल्कुल ईजी भाषा में इस चीज़ को समझ लिया। तो यहाँ पर एक चीज़ और कहा गया कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें भी ठीक हैं। फिर इसके साथ साथ एक चीज़ और शामिल की गई कि सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी रहम आ गई कह दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मौका और दें कि सुनवाई करने का। हो सकता है कि निष्पक्षता वो अपने आप में ऐसे प्रूफ उसके पास ऐसे साक्ष्य ना रह गए हों जिसके आधार पर वो अपनी निष्पक्षता साबित ना कर पाया हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई का एक मौका जो है, इस मौके को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ जो है सेफगार्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किए इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या बात रखी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपनी, यानी उस पर जो आरोप लगा है उस चीज़ से वो इनकार कर रहा है कि जो उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, इस चीज़ से अगर वो इनकार कर रहा है और स्वयं को निर्दोष बता रहा है, और निर्दोष सिद्ध करने का उसको अवसर पूरी तरह से दिया जाना चाहिए। यानी अगर कोई मेंबर, आपने दंड लगा दिया, ठीक है, जांच कमेटी बिठाई, जांच कमेटी में मान लिया वो अपने आप को निष्पक्ष साबित नहीं कर पाया, लेकिन अगर वो पूरी तरह से इंश्योर वो कर रहा है कि वो अपराध में शामिल नहीं है, और यानी एक तरह से उसने अपराध ये नहीं किया है, और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का उसको पूरी तरह से मौका दिया जाना चाहिए, पूरा अवसर, कि वो अपने एविडेंस साक्ष्य जब भी उसको मिलते हैं कहीं से भी वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर पाए। तो उस पर लगे आरोप और अभियोग का आधार क्या है, इस चीज़ को जान लेना जरूरी है कि जिस व्यक्ति पर जो आरोप लगे हैं वो उसका आधार क्या है, यानी आधार क्या है, इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई भी मेंबर है वो अपना गवाह, वो खुद एज अ गवाह पेश हो सकता है, या उसका कोई मेंबर जो है गवाह के रूप में आ सकता है, अथवा उसके बचाव में किसी भी प्रस्तुत जो है किसी गवाह का अपने बचाव के लिए प्रतिपरीक्षा का अवसर जो है, यानी उस मेंबर को अपना जो है गवाह जो है किसी दूसरे मेंबर को बनाने के लिए या खुद गवाह के रूप में जो है अपनी चीज़ों को रखने का पूरा अवसर उसको दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है अनुशासनात्मक प्राधिकारी जो है, जो जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति जो है वो अभियुक्त सिविल सेवकों को अध्ययन के लिए देगा। कहने का तात्पर्य, अगर मान लिया जो है किसी भी ऑफिसर पर जो है एक आरोप लगा, और आरोप लगने के बाद जो जांच कमेटी आई, जांच अधिकारी ने जो भी रिपोर्ट बनाई कि उसमें जो है उसके आरोप साबित हो गए या नहीं साबित हुए, जो भी उसने रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट की एक जो है कॉपी उस सिविल सेवक को देनी होगी, ताकि वो अपनी चीज़ों को जो है अध्ययन कर सके कि उस पर आरोप लगे क्या है, कैसे कौन सा बेस बनाया गया है, और उस पर विचार करने से पहले उस सिविल सेवक से टिप्पणी मांगेगा, उसके विचारों को मांगेगा कि उसने ये कार्य किया है कि नहीं, किस बेसिस पे ये चीज़ें लिखी गई हैं। इस संबंध में पूरी तरह से अवसर देने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट कुछ सेफगार्ड करने का काम कर रहा है किसी भी सिविल सेवक को। अब यहाँ पर बात की जाती है अखिल भारतीय सेवाओं की बात की जाती है। अब अखिल भारतीय सेवाओं में 3 ही पद थे, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इन 3 पदों के लिए क्या बात रखी गई है, तो इन 3 पदों के लिए इन तीनों को अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता था। और इन तीनों को अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो किस संबंध में, तो अनुच्छेद आर्टिकल 312 में ये उपबंध किया गया अखिल भारतीय सेवाओं में। यानी अखिल भारतीय सेवा ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 312 में है। और आर्टिकल 312 में इन 3 पदों के लिए क्या चीज़ बात लिखी गई है, तो इन 3 पदों में पहला पद जो है वहाँ पर ये बात लिखी गई है कि जैसे अखिल भारतीय सेवा में स्टार्टिंग में 2 ही पद थे, आईएएस और आईपीएस 2 पद थे स्वतंत्रता के बाद एक तरह से कहते हैं, और तीसरा पद नहीं था, और तीसरे पद को आईएफएस पद को 1966 में जोड़ा गया।
तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि किसी भी अखिल भारतीय सेवा में ये जो नवीन पद था IFS, इसी तरह और भी एक नवीन पद जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो है इसे 2/3 यानी जो भी राज्य सरकारी हैं, तो यानी जो भी राज्यसभा है, तो राज्यसभा में इसको 2/3 बहुमत से उपस्थित प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3 जो है मेंबर से पास होना चाहिए। ये बात कहने का तात्पर्य आई होप आप समझ गए 312 में क्या चीज मेंशन की गई है। पहली बात कि अखिल भारतीय सेवा में अगर कोई भी एक नवीन अखिल भारतीय पद लाना है, नवीन अखिल भारतीय सेवा को अखिल भारतीय में शामिल करना है, या फिर अखिल भारतीय के लिए कोई न्यायिक पद लाना है कि एक ऐसा न्यायिक पद बनाया जाए, न्यायिक पद बनाया जाए जो अखिल भारतीय सेवा पर जो भी आरोप लगते हैं मेंबर पर, उन्हीं के बारे में सुनवाई करे, ऐसा एक न्यायिक पद बना दिया जाए। तो अगर एक ऐसा न्यायिक पद, हालांकि अभी नहीं है अखिल भारतीय न्यायिक पद, लेकिन अगर ये मेंबर जो है वो लाना चाहते हैं अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से, इसका सृजन करना चाहता है नवीन, ये क्या होगी, ये नवीन अखिल भारतीय सेवा होगी। और इसको बना कौन सकता है, जैसे आपने देखा था इसके पास नियम कानून किसके पास है अखिल भारतीय सेवा के संबंध में, तो संसद के पास है। तो ये कौन कर सकता है, ये संसद कर सकती है, ठीक है। यानी संसद एक नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, और ये तो है सृजन जो कर सकती है, ठीक है ये बात। लेकिन कब कर सकती है संसद, तब कर सकती है जब संसद जो है, तब कर सकती है जब राज्यसभा जो है एक प्रस्ताव पारित करे, और ऐसा करने के लिए जो है वो पूरी तरह से ये श्योर हो कि ये जो है वो पूरी तरह से राष्ट्रहित में है, उचित है, इसके लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे किसी भी संकल्प को, नवीन अखिल भारतीय का सृजन करने की बात हो रही, तो ऐसे किसी भी संकल्प को राज्यसभा में जो है कैसे लाया जाए, तो राज्यसभा में प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3 बहुमत पारित होना आवश्यक हो जाता है। और जब ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाती है तो राज्यसभा को ये शक्ति जो है वो भारतीय संघ में राज्यों के हित की सुरक्षा के लिए दी जाती है। अगर 2/3 बहुमत से ये चीज पारित हो जाती है तो नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है, ठीक है। ये बात कहाँ, ये आर्टिकल 312 में। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट जो है कि जो संसद जो है, तो संसद के पास ये राइट है कि उसकी सेवा शर्तें इनके बारे में नियम कानून बना सकती है। तो दूसरा पॉइंट यही लिखा गया है जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि संसद जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती हो गई, सेवा शर्तें हो गई, उनका नियमन कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए संसद ने अखिल भारतीय अधिनियम 1951 भी बनाया था। तो इस तरह से ये किसने बताया, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 ये संसद ने बनाया, और यही संसद जो है उसकी सेवा शर्तों का नियमन कर सकती है, नियम कानून बना सकती है। नेक्स्ट बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि संविधान प्रारंभ होने से पहले या होने के समय, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और उस समय भारत में जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, इसके संबंध में जो भी इसके अंतर्गत जो है जो भी सेवाएं हैं वो संसद द्वारा स्थापित सेवाएं मानी जाएंगी। यानी संसद ने जो भी कानून नियम बनाए वही सेवाएं जो है मानी जाती हैं इन सेवाओं के अंतर्गत। नेक्स्ट आप देखेंगे कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जो कि चौथा पद था या नवीन पद है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत अगर कोई भी पद जो है वो जिला न्यायाधीश से कमतर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर जो है अखिल भारतीय सेवा में अभी तक 3 पद हैं, IAS, IPS और IFS, अगर चौथा पद नवीन पद अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शामिल किया जाता है तो जो ये पद होगा वो जिला न्यायाधीश से कम नहीं होगा। अब जिला न्यायाधीश के अंतर्गत जैसे शहरी सिविल सेवा, यानी जिला न्यायाधीश में क्या आ जाते हैं, तो जिला न्यायाधीश में जैसे कि शहरी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश आ जाते हैं, शहरी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश आ जाते हैं, सिविल न्यायालय के न्यायाधीश आ जाते हैं, न्यायालय के न्यायाधीश आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे अपर जिला न्यायाधीश आ जाते हैं, अपर जिला न्यायाधीश आ जाते हैं, संयुक्त जिला न्यायाधीश आ जाते हैं, और इसके अलावा सहायक जिला न्यायाधीश आ जाते हैं, सहायक जिला न्यायाधीश आ जाते हैं, और इसके अलावा लघु मामलों के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो है ये जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अखिल भारतीय में अगर चौथा जो है नवीन पद शामिल किया जाता है तो वो जिला न्यायाधीश से कम रैंक का नहीं होगा। और अगर ये पद सृजित किया जाता है तो ये पद जो सृजित किया जाएगा वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में संशोधन करके जो है इस पद को नहीं लाएंगे। और ये एक तरह से जैसे कि आपने देखा था राज्यों की सीमाओं के नामों में परिवर्तन हो जाता है, उससे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, आर्टिकल 4 में ये बात कही गई थी। उसी तरह से यहाँ पर भी ये बात कही गई है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का जो पद है अगर लाया जाता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो आर्टिकल जो है यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या कहता है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में
जो ये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का जो पद था, इस चीज़ के लिए बनाने के लिए काफ़ी उपबंध जो है नियम या सृजन करने के लिए उपबंध भी किया गया, लेकिन अब तक की ऐसा कोई भी पद जो है नहीं आया है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का पद, ना ही ऐसा कोई नियम कानून कुछ बन पाया। तो इस तरह से आप देखेंगे कुछ अन्य प्रावधान जो है आर्टिकल 312 में क्या है। तो आर्टिकल 312 में अगर कहा जाए 312 का जो है, आर्टिकल 312 का, क्योंकि आर्टिकल 312 में आपने देखा अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आर्टिकल 312 का जो है वो 28वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा जो है संसद को ये अधिकार दे रहा था कि जो 1950 से पहले जो भी कानून नियम चल रहे थे सिविल सेवकों के लिए, जो भी अधिकार थे सिविल सेवक के पास, अखिल भारतीय सेवाओं के पास, आईएएस अफसर के पास, तो जो भी कानून या जो भी अधिकार थे, शक्तियां थी, उनको 1950 के बाद भी जब तक नए कानून नियम नहीं बन पाते हैं तब तक उन्हीं कानून नियमों को फॉलो किया जाएगा। ये बात कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 312 का में लिखी गई है। इसके अलावा फिर यानी 1950 से पहले जो भी जो है नियम कानून या सेवा शर्तें थी, जैसे नियुक्ति की जा रही थी इन मेंबर्स की, वो उसी प्रोसेस को फॉलो करके जो है यानी यहाँ पर जो है 312 में ये बात कही गई थी कि उनको हटा करके जो पहले जो कानून नियम बन रहे थे उनको परिवर्तित करके जो है नए कानून नियम बनाए जाए। लेकिन 313 में ये बात कही गई कि जो भी जब तक नए कानून नियम नहीं बन जाते हैं तब तक 1950 से पहले जो लोक सेवा में जो कानून नियम थे उन्हीं के अनुसार जो है काम किया जाए, उन्हीं के अनुसार कानून नियम बनाए जाए। ठीक है, तो यानी इसने क्या किया, इसने 312 के का जो पॉइंट था उसको एक तरह से कंट्राडिक्ट करने का कार्य किया। फिर 314 में यही बात फिर से लिखी गई। 314 में क्या कहा गया? 314 में कहा गया कि जो भी मौजूदा अधिकारी हैं, सुरक्षा संबंधी जो भी उपबंध हैं, उनको निरसित कर दिया जाना चाहिए जो पहले के हैं। तो 313 ने एक तरह से जोड़ने का काम किया, दोनों में संक्रमण का कार्य किया। 313 आर्टिकल ने क्या कहा? 313 आर्टिकल को संक्रमण का कालीन जो है उपबंध कहा जाता है। और संक्रमणकालीन उपबंध इसलिए कि 312 का में कहा गया था उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। 313 में कहा कि समाप्त ना करें जब तक नए कानून नियम नहीं बन जाते। 14 में फिर कहा गया कि ये उपबंध जो है वो 28वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा इनको निरसित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से 313 एक तरह से मेजरली संक्रमण दोनों में कोरिलेशन बिठाने का कार्य कर रहा है। संक्रमणकालीन उपबंध कहा जाता है 313 आर्टिकल को। तो ये तो बात की गई है इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में एज अ कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। तो इस संबंध में कुछ आर्टिकल भी हैं। तो आर्टिकल यहाँ पर आप देखेंगे जो है कुछ प्रमुख आर्टिकल 308 से 314। तो 308 जो है आर्टिकल, इसमें 308 में क्या है? तो 308 आर्टिकल में जो भी संघ और राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनका क्या चीज़ निर्वाचन कैसे होना है, कैसे नियुक्ति होनी है, इस संबंध में है 308। फिर 309 क्या है? तो 309 जो है वो संघ और राज्य के अधीन नियुक्ति और सेवा शर्तें जो हैं, यानी नियुक्त करने वाले नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती कैसे होगी, सेवा की शर्तें क्या होंगी। और यहाँ पर है निर्वाचन के बारे में। 308 है निर्वाचन और 309 क्या है? नियुक्ति कैसे होगी, सेवा शर्तें क्या होंगी। और 310 में क्या है? 310 में जो है वो संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की जो है पदावधि है या सेवावधि है। तो आपने देखा था राष्ट्रपति और राज्यपाल की यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये कहाँ पर बात की गई थी? 310 आर्टिकल में। 309 को भी इन डेप्थ आपने देखा। 310 में यानी 309 में सेवारत व्यक्तियों की या व्यक्ति जो है उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदोन्नति ये कैसे होनी है, ये 309 में है। 311 में आपने देखा कि सेफगार्ड की बात करता है। कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी जो है उसको कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है थोड़ा। 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में है। 312A जो है वो सेवा शर्तें बदलने के बारे में है, समाप्त करने के बारे में। और 13 क्या है? 13 जो है वो संक्रमणकालीन प्रावधान है। और 314 क्या है? तो 314 जो है वो कतिपय सेवा के सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान जो है, सेवारत यानी जो सेवा पर जो है जो पदाधीन है उन अधिकारियों की सुरक्षा संबंधी उनके सेफगार्ड की बात करता है 314 आर्टिकल। तो काफ़ी इजी वे में आप इन चीज़ों को रिलेट करके समझ सकते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और विद इन बिल्कुल क्लियरली माइंड सेटअप से आपने इन चीज़ों को सीखा, समझा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई भी आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ओके दोस्तों, थैंक यू।